अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन इसकी सिंपलर है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अगर जिस्म के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हो, उन फोर्सेस के ज़ेर असर जिस्म रेस्ट की हालत में रहे या फिर वो जिस्म कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत करता हुआ जा रहा हो, तो इस तरह के जिस्म को कहा जाता है कि ये इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर है। क्लियर? तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। टू टाइप्स। दो इसकी अकसाम है, टू टाइप्स। पहली किस्म इसकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर एक जिस्म रेस्ट की हालत में हो तो इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसा कि बुक लाइंग ऑन द टेबल, किसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई बुक, आपकी बाइक स्टेशनरी है, ठहरी हुई है, आपने खड़ी की हुई है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। आप बैठे हुए हैं, मूव नहीं कर रहे, तो आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर होंगे। और भी इवन काफ़ी सारी आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर अजसाम रेस्ट की हालत में हैं तो हम कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। क्लियर? दूसरी इसकी टाइप है डायनामिक इक्विलिब्रियम। If a body is moving with uniform velocity, then it is said to be in dynamic equilibrium. अगर जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा हो तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। जैसा कि एक कार है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है, अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। अ बॉडी रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एक जिस्म जो कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हरकत कर रहा है वो भी डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। तो ये दो इसकी टाइप्स थी इक्विलिब्रियम्स की। इसके बाद कुछ कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम के, उन्हें हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसे दूसरा नाम दिया जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। दूसरा नाम इसका बेटा क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ये दूसरा इसका नाम है। मुख्तलिफ बोर्ड्स में मुख्तलिफ नाम लिखे गए हैं, तो आपने जहन में रखना है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। इसके मुताबिक वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू नल वेक्टर। किसी भी एक जिस्म के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका वेक्टर सम, उनका अगर मजमुआ किया जाए तो ये एक नल वेक्टर के बराबर होगा। इसे कहा जाता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। एक फोर्स नहीं है, अ नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, तो तमाम फोर्सेस का मजमुआ, यहां सिग्मा एफ, सिग्मा जाहिर करता है मजमुए को, समेशन इसे पढ़ा जाता है, यह जमा को जाहिर करेगा। सिग्मा एफ इज इक्वल टू नल वेक्टर। हमेशा याद रखिएगा ये कंडीशन वैलिड है फॉर कोलिनियर फोर्सेस, फॉर कोलिनियर फोर्सेस, एक लाइन के अंदर अमल करने वाली फोर्सेस। वो पैरेलल हो सकती हैं, वो एंटी पैरेलल हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन उनके लिए क्या होनी चाहिए? कोलिनियर। एक ही लाइन के अंदर अगर एक्ट कर रही हूं तो उस वक्त फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ऐसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी जिस्म फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा होगा अगर उसके ऊपर अमल करने वाली तमाम तर कोलिनियर फोर्सेस का मजमुआ नल वेक्टर के बराबर हो। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर फोर्सेस हमारे पास कोप्लेनर हो, एक प्लेन के अंदर आ जाए, लाइन के अंदर मौजूद ना हो, तो इन फोर्सेस के लिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे आप, जिसे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का नाम भी दे रहे हैं। वेक्टर सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस acting on a body about an axis of rotation is equal to null vector। तमाम तर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, उनका मजमुआ
और तमाम तर वर्टिकल फोर्सेस, तमाम तर एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस का मजमुआ और तमाम तर वाई डायरेक्टेड फोर्सेस का मजमुआ, ये इन तमाम तर फोर्सेस का मजमुआ जीरो के बराबर या नल वेक्टर के बराबर होना चाहिए। ये कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नल वेक्टर, तमाम तर एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस का मजमुआ नल वेक्टर के बराबर हो। समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू नल वेक्टर, तमाम तर वाई डायरेक्टेड फोर्सेस का मजमुआ नल वेक्टर के बराबर हो। ये कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। तो दोनों बातें आपने जहन में रखनी है। कोलिनियर फोर्सेस के लिए क्या कुछ कंडीशन होगी, और आपके पास अगर फोर्सेस को प्लेनर हैं तो उनके लिए ये कंडीशन कैसे लगाए जाएंगे। अब यहां पर हमने चूंकि काफी सारी इसमें से एमसीक्यूज करनी है, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है। राइटवर्ड फोर्सेस हूं या अपवर्ड फोर्सेस, इनको हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, राइटवर्ड फोर्सेस या अपवर्ड फोर्सेस जितनी भी होंगी ये पॉजिटिव ले जाएंगे, जबकि लेफ्टवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस जितनी भी होंगी इनको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। एक प्लेन के अंदर हूं या फिर हमारे पास एक लाइन के अंदर ये फोर्सेस मौजूद हों, उन तमाम तर फोर्सेस के लिए ये दो आपने कंसेप्ट अपने जहन में रखने हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू नल वेक्टर। हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पड़ी? वजह यह थी बच्चे, अगर जिस्म फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर भी लेता है तब भी चांसेस थे कि जिस्म मोशन कर जाता। यह जरूरी नहीं था। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने के बाद भी जिस्म स्टेट ऑफ मोशन में जा सकता था। कैसे? अगर उसके ऊपर कोई टार्क एक्ट कर जाए, कोई कपल ऑफ फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर जाए जिसकी वजह से वो जिस्म मूव कर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंप्लीट कब बनता है? तो इसके लिए सेकंड इसकी कंडीशन डिफाइन की गई थी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर तमाम तर जितने भी टार्क्स एक जिस्म के ऊपर एक्ट करते हैं उन टार्क्स का मजमुआ नल वेक्टर के बराबर होता है। समेशन टा इज इक्वल टू नल वेक्टर, तमाम तर टार्क जितने भी एक्ट कर रहे होंगे जिस्म के, इन तमाम तर टार्क्स का मजमुआ जीरो के बराबर या नल वेक्टर के बराबर होगा। अब गौर कीजिए, जब एक जिस्म फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर लेता है तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट नहीं होगा, अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करेगा, वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में होगा। तो यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। व्हेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो जाती है किसी जिस्म से, मतलब तमाम तर जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं उनका मजमुआ नल वेक्टर के बराबर हो, चाहे कोप्लेनर फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हो, तमाम तर एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस और तमाम तर वाई डायरेक्टेड फोर्सेस, इनका मजमुआ अगर जीरो के बराबर हो, उस वक्त जहन में रखिएगा देन लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। जिस्म का लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाता है। कैसे? गौर करें, अगर जिस्म स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा हो। स्टेट ऑफ रेस्ट में तो कंफर्म है कि उसके पास किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं होता, लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा हो तो एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी में चेंज जो है ये जीरो हो जाता है, तो एक्सेलरेशन जीरो डिवाइडेड बाय टाइम से ये एक नल वेक्टर होगा। एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी जीरो हो जाता है। तो यहाँ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी की जाती है, सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। दूसरा, अगर जिस्म सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर ले तो ये किसी किस्म की रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करता, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर आ जाता है। इसी को ही शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पिक किया जाता है। When second condition is satisfied, then the angular acceleration of a body is zero. It is called as rotational equilibrium.
जब एक जिस्म सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर लेता है कि टार्क्स जीरो हो जाने की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो जो भी जिस्म सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा उसके अंदर किसी किस्म की रोटेशनल मोशन नहीं होगी, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इक्विलिब्रियम्स के ऊपर मुश्तमिल। इनकी टाइप्स क्या हैं, स्टैटिक, डायनामिक हमने देखा। फिर अगर जिस्म के ऊपर तमाम तर फोर्सेस का मजमूआ नल वेक्टर भी हो, तब भी इस केस के अंदर जिस्म फिर भी मूव कर जाता है अगर उसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहे हो। तो इसीलिए फर्स्ट कंडीशन के अंदर एक डेफिशिएंसी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया गया कि तमाम तर टॉर्क भी अगर उसके ऊपर एक्ट करने वाले जीरो के बराबर हो जाए तब ये जिस्म रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। अब इसमें से एक अहम एमसीक्यूज आपकी बनती है कि जिस्म कब एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। तो आपने ध्यान में रखना है, अगर जिस्म दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा हो, दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा हो, उस वक्त ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। उसकी वजह यहां पर देखें, अगर तमाम तर टास्क का मजमूआ जीरो के बराबर हो जाता है तो जस्ट वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर आएगा, लेकिन ट्रांसलेट फिर भी कर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जिस्म मूव भी कर सकता है। अगर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जिस्म सेटिस्फाई कर लेता है तो यहां ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर रोटेशनल मोशन जरूर पैदा हो सकती है। तो एक जिस्म उस वक्त कंप्लीट इक्विलिब्रियम की हालत में होगा जब वो दोनों की दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।